हाय ऑल, मेरा नाम जुगल है। मैं विलजिनी से हूँ। विलजिनी मुंबई बेस्ड कंपनी है। हम 10 साल से लोगों को इनहेरिटेंस और सक्सेशन मैटर्स में मदद करते हैं। विल्स, ट्रस्ट्स, प्रोबेट, सक्सेशन, ये सारी चीज़ों में हमारी एक्सपर्टीज़ है। आज हमारे साथ एडवोकेट मनीषा पंत है। वेलकम मनीषा जी। हेलो जुगल। मनीषा जी आज हमें इनहेरिटेंस मैटर्स में प्रोबेट के बारे में आज जानकारी देंगे कि प्रोबेट क्या होता है, किसे लगता है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, उसका क्या प्रोसेस है। तो ये हम समझेंगे मनीषा जी से। मनीषा जी 20 साल से मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है एंड वो हमारे साथ विलजिनी में 10 साल से जुड़े हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मनीषा जी, आज आपने हमें समझाने के लिए टाइम निकाला। सो मनीषा जी सिंपल भाषा में अब शुरू करते हैं कि प्रोबेट होता क्या है और किसे प्रोबेट की ज़रूरत होती है। थैंक यू फॉर हैविंग मी जुगल। पहले प्रोबेट यानी क्या है? कोई भी आदमी जो विल बनाता है वो अपने लाइफ टाइम में विल बनाता है। हाँ। उसमें वो लिखता है कि मेरे मरने के बाद में क्या करना है। ठीक है। तो वो मरने के बाद में ये वैलिड है कि नहीं, ये बराबर लिखा हुआ है कि नहीं, उनका ही विल ये लास्ट विल है कि नहीं। ओके। ये चीज़ के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। ओके। और कोर्ट उसके ऊपर ऑर्डर देता है कि ये आदमी का ये लास्ट विल है और ये बराबर है और इसके हिसाब से ही उनके प्रॉपर्टी का या उनकी जो संपत्ति है हाँ। उसके हिसाब से ही वो बांटी जाए। तो उसे प्रोबेट बोलते हैं। तो ये कोर्ट जो देता है वो विल के ऊपर एक स्टैंप लगाता है कि सर्टिफिकेट देता है, किस तरह से होता है ये? एक्चुअली क्या है, विल में ना हमें एक एग्जीक्यूटर करके वी हैव टू अपॉइंट एन एग्जीक्यूटर। एक आदमी को हम लोग एग्जीक्यूटर करके उनको हम लोग अपॉइंट करते हैं, जिसका नाम लिखते हैं। हाँ जी। तो जो एग्जीक्यूटर है वो मरने के बाद में वो एक तो पहले विल पढ़ता है। हाँ। कि उसे समझता है कि विल क्या है और उसे एग्जीक्यूटर करके बनाया है। तो अगर एक एग्जीक्यूटर है तो वो विल लेके कोर्ट में जाके पिटिशन फाइल करता है। ठीक है। और बोलता है कि मुझे ये कर्तव्य दिया है कि आई एम द एग्जीक्यूटर, अभी मुझे इसका प्रोबेट चाहिए। ओके। तो प्रोबेट मांगता कौन है? लाइक अगर मैं विल लेके मेरे सोसाइटी में जाता हूँ कि ये फ्लैट है, प्लीज दादाजी का ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या वो हर टाइम विल पे प्रोबेट मांगेंगे मुझसे? ये क्या है, मुंबई में है तो हाँ पक्का मांगेंगे। अच्छा, मुंबई में हर विल के लिए प्रोबेट मांगते जरूरी है। मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, 3 मेट्रोज। अच्छा, सो आई थिंक वो प्रेसिडेंशियल टाउन्स कहा जाता था पहले। तो पहले उसे मेट्रोज बोलते थे। हाँ। सो टिपिकली अब अपना ये ब्रिटिश एक्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ। तो इन 3 सिटीज को मेट्रोज कंसिडर कर देते हैं। ओके। तो वहाँ अगर आपका प्रॉपर्टी है, हाँ, या वहाँ रहने वाला आदमी है, हाँ, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस परमानेंट यहाँ पे है, हाँ, तो आपके विल को प्रोबेट का कंपलसरी है। अच्छा, तो वो संपत्ति की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, नहीं। मांगा जाता है ये 3 शहरों में, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में। यस। ओके। और महाराष्ट्र में अभी क्या है कि हमारा अगर फ्लैट है आपका, हाँ, सोसाइटी में, जैसे कॉमनली आजकल सब शहरों में है, मुंबई, पुणे में, तो अभी वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट क्या बोलते हैं, हाँ, कि आदमी जाने के बाद में आपको प्रोबेट लाना कंपलसरी है। खाली नॉमिनी को भी आप नॉमिनी के बेसिस पे अगर ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे, हाँ, तो आपको वो बोलेंगे कि ठीक है, हम आपको 1 साल देते हैं, आप आपके विल का प्रोबेट लाओ। ठीक है। अभी ये लॉ कंपलसरी किया है। ओके। क्योंकि उस हर सोसाइटी को मांगना कंपलसरी है। विल होगा तो प्रोबेट लगेगा, और विल नहीं है तो क्या लगेगा? विल नहीं है तो लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लगेगा। या फिर आपका फैमिली सेटलमेंट डीड होना चाहिए। हाँ। क्योंकि आप सब फैमिली सब मिलके आप लोग सबका कंसेंट होना चाहिए। इन शॉर्ट में ऑल द लीगल है शुड कम टुगेदर एंड सेटल कि हम लोगों इनके प्रॉपर्टी ये रखी है, हम लोग ये हिसाब से आगे हम लोग बांटेंगे। ठीक है। सो अब प्रोबेट में कितना समय लगता है? अगर मैं, जैसे आपने कहा एग्जीक्यूटर अप्लाई करता है, अगर मैं किसी विल पे एग्जीक्यूटर हूँ और मैं पेटिशन का प्रोसेस शुरू करना चाहता हूँ, तो कब तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे मिल जाएगा प्रोबेट? टोटल विल का प्रोबेट के लिए 1 साल लगता है। 1 साल लगता है। 1 से 1.5 साल लगता है। ठीक है। तो पहला स्टेप जो है ना, हमें जो डिटेल्स लेना पड़ता है, हाँ, जो लीगल है एग्जीक्यूटर को, हाँ, वो 2-3 महीने लग जाते हैं। वो इसलिए लग जाते हैं क्योंकि सब प्रॉपर्टी उनको जाके देखना पड़ता है वो प्रॉपर्टी है कि नहीं। ओके। सो फैमिली कितना टाइम लेता है ये इन्फॉर्मेशन देने पे उस पर डिपेंड करता है। बट आपने कहा कि मोटा मोटी 1-1.5 साल लगता है। हाँ, फाइलिंग के बाद। अगर फैमिली कोऑपरेट करता है और जल्दी करना चाहता है तो थोड़ा उससे नीचे कर सकते हैं। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आपने जैसे कहा कि प्रोबेट लगता है, दूसरे शहरों में भी प्रोबेट लग सकता है कभी? लग सकता है कि अगर जो आदमी है, इफ ही वाज अनमैरिड, हाँ, या उनके बच्चे नहीं थे, दोनों भी स्पाउस अभी डेड है और उनके कोई फर्स्ट लीगल हेयर्स नहीं है, ठीक है, जैसे बच्चे हैं, पोता पोती है, पेरेंट्स नहीं है, तो वो सब क्लास 2 लीगल हेयर्स होते हैं। तो अगर वैसा सिचुएशन है
तो आपको प्रोबेट करना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि तो फिर इंडिया में कहीं भी हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, तो वहाँ भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो क्या है, उसके क्लेमेंट्स ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि कैसा है, आपके बच्चे हैं तो वो डायरेक्ट आते हैं, स्पाउस है या वाइफ या हस्बैंड वो तो डायरेक्ट आते हैं, या आपके माता पिता है वो डायरेक्ट आते हैं। उसके बाद में जो कोई आता है वो क्लास 2 लीगल है से, ठीक है, तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। ओके, तभी आपको जो कोई आपकी सोसाइटी है वो कंपलसरी आपको मांगेगी। सो ये जो 3 शहर है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ मेजॉरिटी केसेस में मांगा जाता है। बाकी शहरों में कॉम्प्लिकेशन होता है अगर, तो मांगा जाता है, या सॉरी एक हाँ बोलिए ना। नहीं, और एक क्या है कि अगर उसमें डिस्प्यूट है, किसी डिस्प्यूट है तो फिर वो प्रोबेट आपको अप्लाई करना कंपलसरी हो जाएगा। सो एक बात बताइए ना कि अगर विल लिखने के बाद भी प्रोबेट मांगा जाएगा, अगर मुंबई में हूँ मैं, तो विल क्यों लिखूँ मैं? क्या है कि आपको ना क्लैरिटी है, ओके, क्या है कि आपका प्रॉपर्टी कितना है और वो किसको जाना है, ये बहुत क्लैरिटी है सबको। ओके, और प्रोबेट इज वेरी क्लियर। और क्या होता है कि प्रोबेट में अगर एक सपोज आपके 2 फ्लैट्स हैं, हाँ जी, आपके 2 बच्चे हैं, हाँ जी, तो आपने लिख दिया कि एक फ्लैट मेरे लड़की को जाएगा, लड़के को जाएगा, बहुत टिपिकल मिडिल क्लास सिचुएशन है ये। तो आप दोनों को क्लैरिटी है। अगर वो बिल नहीं है तो क्या होगा कि दोनों को आधा आधा मिलता है, तो दोनों में डिस्प्यूट होने का चांसेस कि किसको कौन सा मिलेगा, पहले बेच देते फिर पैसे लिक्विडेट करे, ये सब डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाता है। कैसा होता है कि अगर फ्लैट के लोकेशन पे भी उसका वैल्यू होता है, आज मेरा बांद्रा में फ्लैट है तो उसका वैल्यू हाई है, अंधेरी में भी फ्लैट है तो थोड़ा कम आएगा, तो दोनों को लगता है कि मेरे को इतना डिफरेंस है, 30 लाख मैं क्यों कम लूं, हर एक के मन में वो आता है। तो विल होता है तो एक तो है फैमिली को क्लैरिटी मिल जाता है कि मेरे पास क्या संपत्ति है, और दूसरी बात कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी है। प्रोबेट तो सिर्फ एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है कि भाई ये आगे बढ़ो इसके साथ, ये एक फाइनल वाला है, ठीक है। तो अब हम एक प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ लोग हैं जो हमें पूछते रहते हैं कि अच्छा प्रोबेट का प्रोसेस क्या है, तो इसको हम अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसे समझो अगर मैं एग्जीक्यूटर हूँ और मुझे सोसाइटी में गया, मैं विल लेकर, सोसाइटी ने मुझे कहा कि भाई प्रोबेट लाना पड़ेगा आपको, वहां से मुझे क्या करना है? अब अभी आप एग्जीक्यूटर हो, हमने मान लिया, आप लीगल हेयर भी हो, आप एग्जीक्यूटर भी हो, तो पहले आपको उनके प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल्स लाना है कि कितना बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में कितना बचा है, कितने फ्लैट्स है, फ्लैट का एरिया क्या है, अप्रोक्सीमेट मार्केट वैल्यू लाना है, ठीक है। वो आपको जाके हमें देना है लॉयर को। तो हम लोग कोई एक लॉयर, अब ये लॉयर कहाँ का होना चाहिए, लॉयर है या कंपनी है, जो भी है, प्रिफरेबली मुंबई बेस्ड है, या जैसा हमारे है, हमारे ऑल ओवर इंडिया में हमारे एसोसिएट। तो जिस भी शहर का प्रोबेट लगेगा उस शहर के किसी एडवोकेट या एक कंपनी, जैसे विलजीनी नेशनल ब्रांड है, सो इस तरह से लॉयर को अप्रोच करना है। और फिर क्या बात करनी है उनसे? फिर उनसे बोलना है कि हमारे जो कोई है, हमारे XYZ वो गुजर गए, अभी उनका विल है, तो ये विल है, विल का ओरिजिनल आपके पास में होना चाहिए। दूसरा, उनकी डेथ सर्टिफिकेट का ओरिजिनल आपके पास में होना चाहिए। और ये विल है, ये डेथ सर्टिफिकेट है, और उनकी ये प्रॉपर्टी अभी बची है, ठीक है। सपोज विल में 10 प्रॉपर्टी मेंशन है, उसमें से 8 ही बची है, या 15 भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो आप बोलेंगे कि अब ये 10 प्रॉपर्टी मेंशन है, पर और 5 बढ़ गई या 2 कम हो गई, व्हाटएवर, तो ये सब प्रॉपर्टीज है, ये सब चीज के लिए हमें प्रोबेट चाहिए आपको। सो अब ये समझो लॉयर या कंपनी के पास गए कि ऐसा प्रोबेट हमें अप्लाई करना है, ये प्रॉपर्टी का लिस्ट है, शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी जो भी हम कहते हैं। सो इसके बाद लॉयर या टीम क्या करती है फिर? आप कैसे अप्लाई करते हो? हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग पिटिशन ड्राफ्ट करेंगे, एग्जीक्यूटर का पूरा पिटिशन बनेगा कि मैं एग्जीक्यूटर हूँ, मेरे पास में लास्ट विल है, ये है, और ये शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टीज के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आपको सपोर्टिंग में एक तो जो वन ऑफ द विटनेसेस, यूजुअली विल में 2 विटनेसेस रहते हैं, तो एक जो कोई विटनेस है उसका एफिडेविट आपको सपोर्टिंग में लगेगा। वो ऐसा बोलेगा कि ये जो डिसीज्ड है उनको मैं पहचानता था, उन्होंने मेरे सामने ये विल साइन किया, और जो मैंने साइन किया तो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, और दूसरे वाले विटनेस को भी मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। इसके बाद हम पिटिशन फाइल करते हैं, दाखिल करते हैं। कहाँ पे होता है ये दाखिल? यहाँ मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट में होता है, ठीक है, और बाहर कहीं भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ कहीं आदमी रेसिडेंट, जहाँ वो रहते थे डिसीज्ड, यहाँ तो 2 कोर्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ आप लास्ट रहते थे, रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका एज पर और आधार कार्ड, ठीक है, वहाँ आप फाइल कर सकते हो, या जहाँ आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है। पर प्रेफरेंस इज फॉर जहाँ आपका आधार कार्ड है वहाँ पे है। ये प्रॉपर्टी किसके लिए है कि आदमी ही इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो OCI कार्ड होल्डर है, आउटसाइड इंडिया है, तो उनका प्रॉपर्टी, सपोज वो मुंबई में उनका प्रॉपर्टी है, तो फिर वो मुंबई में आके फाइल कर सकते हैं। गॉट इट।
सो ये जो पिटिशन फाइल करने का प्रोसेस होता है, इसमें लॉयर हमारे बिहाफ पे कर सकते हैं कि हमें भी कोर्ट में जाना पड़ता है इसके लिए? एग्जीक्यूटर को जाना पड़ता है। एग्जीक्यूटर को जाना पड़ता जाना है, पड़ता है, yes, ठीक है। yes. फॉर सम रीज़न अगर वो अवेलेबल ना हो तो कैसे वर्कआउट होता है ये? क्या है उसमें, वो प्रेफरेंस है कि वो खुद आए, Okay. क्योंकि उनकी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो किसी कारण से नहीं आ सकते तो वो पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं किसी और को, ठीक है। पर ये पावर ऑफ अटर्नी बहुत लिमिटेड रीज़न के लिए दे सकते हैं, और वो उसका पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पे भी तो ये स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी बन जाता है? स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी बन जाता है, और उसमें आप बोल सकते हैं कि मैं एग्जीक्यूटर हूँ और फिर भी मैं इस वजह से नहीं आ सकता हूँ, तो मैं ये आदमी को पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, तो अब ये पहला स्टेप हो गया कि चलो प्रोबेट का जो पिटिशन फाइल हो गया अलॉन्ग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट्स एंड व्हाटएवर इज नीडेड, प्रॉपर्टी स्केड्यूल जो, इसके बाद ये सबमिट हो गया हाई कोर्ट में जैसे आपने बताया। अब क्या करना पड़ता है? अब इसमें क्या है कि उसे नंबर आता है, मैं हाई कोर्ट का प्रोसीजर बोलती हूँ, उसमें ऑब्जेक्शन आएगा, नंबर आएगा, उसके बाद में वो नोटिस इशू करते हैं लीगल हेयर्स को। ऑब्जेक्शन मतलब क्या? ऑब्जेक्शन यानी आपसे कुछ कंप्लाइंस बाकी रहेगा, तो वो मांग लेंगे उसमें कि किसी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन आपने अधूरा दिया है, या थोड़ा कुछ कंप्लाइंस है, वो आपको कंप्लाइंस करना पड़ेगा। आफ्टर दिस आप बोल रहे हो कि नोटिस इशू होता है? नोटिस इशू होता है। नोटिस क्या होता है? नोटिस इशू करते हैं लीगल हेयर्स को या बेनिफिशियरीज को, जो भी रहेगा सबको वो नोटिस इशू कर देंगे। तो उस केस में कोर्ट एक फिजिकल पेपर सबके घर पे भेजता है कि नोटिस बोर्ड पे लगा देता है? बॉम्बे हाई कोर्ट पे नोटिस बोर्ड पे लगता है, या आपकी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो एक कलेक्टर ऑफ बॉम्बे है, उसके यहाँ भी एक नोटिस जाएगा बोलने के लिए कि ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इज इन प्रोसेस, सो वो नोटिस हमें इशू करना है। अगर लीगल हेयर्स एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उनको भी प्रोसेस पता चलता है, तो वो एफिडेविट दे दे कि हमें एक्सेप्टेबल है, इनको प्रोबेट मिले तो। अगर उनको एक्सेप्टेबल नहीं है तो उनको एक्चुअली हम लोग नोटिस उनको पोस्ट के थ्रू या बिलीफ के थ्रू भेज देते हैं, तो जब भी उनको सर्विस होता है तभी वो अपोज कर सकते हैं। ओके, सो फैमिली मेम्बर्स का कंसेंट वगैरह हो जाता है, क्लैरिफिकेशंस क्लियर हो गए, नोटिस आ गया। अब नोटिस आने के बाद कोई पेंडेंसी फैमिली की साइड पे है अभी, कि अभी एडवोकेट मदद करते हैं? नहीं, अभी एडवोकेट मदद करते हैं। ये सब एफिडेविट्स फाइल हो गया, फिर वो मैटर हियरिंग के लिए जाता है बोर्ड के ऊपर, तो वो पूरा आपका पूरा पिटिशन स्क्रूटनी करते हैं, पूरा देख लेते हैं कि विल कौन सा है, किसका विल है, किसको क्या दिया है, वो सब देख के वो आपको ऑर्डर देते हैं, फाइनल ऑर्डर हो जाता है। सो ये जो वापस कोर्ट के पास जाता है, तो इसमें और पहले स्टेप में क्या अंतर है? पहले जैसे क्लैरिफिकेशंस वगैरह इशू हुए और अब कोर्ट जो इसको और डीप में देखता है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? क्लैरिफिकेशंस यानी क्या है, वो क्लैरिकल लेवल पे होता है। क्लैरिकल लेवल पे, लैंग्वेज में कुछ ऊपर नीचे, या कुछ हमारे हिसाब से थोड़ा चेंज करो, आगे करो, पीछे करो, ऐसा जैसा होता है। और जब भी फाइनली होता है वो जज के लेवल के लोग होते हैं, दे पास द ऑर्डर। ओके, तो वो बराबर से सब चेक करते हैं कि कौन थे, कहाँ रिसाइड करते थे, उनका एड्रेस क्या है, विल का डेट क्या है, विल साइंड है कि नहीं, विटनेस का साइन है कि नहीं, उसके ऊपर दिख रहा है कि नहीं, फिर वो सब देखेंगे वो लोग। तो तभी फैमिली को जाना पड़ता है इसको कुछ प्रूव करने के लिए? नहीं, वो एडवोकेट ही आपको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो पूरा आपके ऑन बिहाफ सबमिशन करेंगे कोर्ट में कि ये डिसीज्ड है, ये इनका रिलेशनशिप क्या है ये सब लोगों से, एग्जीक्यूटर कौन है, एग्जीक्यूटर अगर वन ऑफ द लीगल है से तो हमें बोलना पड़ेगा कि वो सन है, डॉटर है, वाइफ है, वो सब बोलना पड़ेगा। फिर विटनेस का एफिडेविट वो देख लेंगे कि विटनेस कौन था, विटनेस कैसे पहचानता है उनको, एक तो आपका नेबर है या कोई है वो। जो भी क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं विल की ऑथेंटिसिटी के अराउंड, वो इस लेवल पे चेक हो जाते हैं। सो जज कोई भी अगर डाउटफुल इश्यू लगता है तो वो रेज करते हैं कि भाई ये कौन है, वो कौन था, ओके। सो इसमें कोई मेजर कंसर्न्स है वो वीड आउट हो जाते हैं। इसके बाद अगर जज को लगता है चलो थिंग्स लुक गुड इनफ, इसके बाद क्या करते हैं जज? जज ऑर्डर पास करते हैं। ऑर्डर पास करते हैं। इसमें एक बीच में रहा कि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉन्ड करके देना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉन्ड देना पड़ता है एग्जीक्यूटर को, जो बोलते हैं कि मैं तो प्रॉपर्टी ले लूंगा, आपको अथॉरिटी मिल जाएगी इसकी तरफ से, पर आप उसको एग्जीक्यूट करोगे कि आपको प्रोबेट मिला, तो आप प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करोगे विल के हिसाब से, और वो आपको वापस रिपोर्ट करना है कोर्ट को। ओके, सो अगर मैं एग्जीक्यूटर हूँ तो प्रॉपर्टी मेरे जेब में नहीं डालनी है मुझे, मेरा काम है लीगल एड्स को देना, और ये दे दूँ, इसके बाद मैं कोर्ट को रिपोर्ट करूँ कि ये मेरा काम हो गया है। आपको 6 महीने से 1 साल तक को आपका टाइम मिलता है। वो टाइम में आपको रिपोर्ट करना है कि ये प्रॉपर्टी मुझे एक लड़के को देनी थी,
तो उनके नाम पे ट्रांसफर हो गई, ये लड़की को देनी थी, ठीक है, या बैंक अकाउंट मैंने लिक्विडेट करके सबको बांट दिया, ठीक है, तो वैसा रिपोर्ट आपको देना पड़ता है। ठीक है। सो अब पिटिशन फाइल हो गई, फिर नोटिस इश्यू हो गया क्लैरिफिकेशंस के बाद, इसके बाद जो ऑर्डर पास हो रहा है उसके अराउंड डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गया, सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट, ये वो, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉन्ड सबमिट किया एग्जीक्यूटर ने। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद में हियरिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद में कोर्ट ऑर्डर पास करता है कि योर पिटिशन इज ग्रांटेड, आपको प्रोबेट दे दिया है, वो हो गया। फिर उसके बाद में आपको एक्चुअली फिजिकली आपके पास में ये एक ऑर्डर होता है, ठीक है, उसके बाद में आपको एक ऑर्डर साइन हुआ आएगा कोर्ट का, जिसमें आपका ओरिजिनल विल भी लगाया रहेगा, ठीक है, कि ये आदमी ने हमें हमारे पास में अप्लाई किया था, हमने पूरा पिटिशन वेरीफाई किया है, और ये शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी भी लगा देते हैं उसके अंदर कि ये प्रॉपर्टी के लिए आपको ये प्रोबेट मिला है, ये विल हम आपको एनेक्स करके दे रहे हैं। तो ये अभी सारे अथॉरिटीज को फॉलो करना है, बैंक्स को, डीमैट अथॉरिटीज को, सबको फॉलो करना है, सबको फॉलो करना है। ऐसे प्रोसेस में मैंने ये भी सुना है बीच में कभी न्यूज़पेपर में कुछ डालना पड़ता है, ये कब होता है? ये एक्चुअली मुंबई में नहीं है, मुंबई में नहीं है, पर आउटसाइड महाराष्ट्र केस में, आउटसाइड मुंबई कैसा है कि अभी आप जब भी फाइल करते हो, हाँ जी, तभी न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करते हैं कि ये आदमी ने प्रोबेट के लिए पिटिशन डाला है, किसी को भी ऑब्जेक्शन रहेगा तो आप आइए और सामने हमारे बैठ के आइए। ओके, तो मुंबई के केस में ये कैसे होता है? लाइक अगर समझो किसी जन ने विल लिखा है, उसका प्रोबेट अप्लाई हो गया है, अभी दूसरे बेनिफिशियरी समझो अब्रॉड बैठे हैं या कोई दूसरे शहर में बैठे, उनको पता ही नहीं है सब चल रहा है, तो उनको कैसे पता चलता है मुंबई का अगर केस है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें नोटिस पहुंचाना। एक तो आजकल क्या है, इफ इज आउटसाइड इंडिया, आप ईमेल से भेज सकते हो उनको, ओके, ईमेल इज वेरी एज एन एग्जीक्यूटर का काम है, एग्जीक्यूटर का काम है, आपको नोटिस मिलता है कोर्ट का, जो आप उनको पहुंचा सकते हो। दूसरा है, आप कोर्ट के नोटिस बोर्ड के बाहर भी आप लगा देते हो, सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्या है, मुंबई इज कंपैरेटिवली पहले छोटा था, तो हम लोग वो प्रोसेस से चालू है कि ये प्रॉपर्टी का, ये शहर का जो चालू है, नोटिस बोर्ड पे भी सबको समझ जाता है कि चालू है। और जो कोई आउटसाइड इंडिया है उनको आप पोस्ट से भेज सकते हो, कुरियर से भेज सकते हो, ईमेल से, व्हाट्सएप भी चलता है आजकल। ओह, ओके, ओके, सो यू कैन जस्ट सेंड हिम कि ये सर्विस हो गया है, और हम लोग प्रूफ उसका कोर्ट में फाइल करते हैं, एफिडेविट कि हमने आपको भेजा। अच्छा, ओके। सो और एंड में ये जब ये सब जो प्रोसेस हो जाता है, इसमें वापस एक्सेप्ट करने के लिए फैमिली को जाना पड़ता है कोर्ट में कि ये टीम हेल्प कर देती है? टीम हेल्प कर देती है। तो ये पूरे प्रोसेस में आपने बोला कि 1 साल से 1.5 साल जितना लग जाता है। कोर्ट फीस होती है इसमें कुछ? इसमें कोर्ट फीस होती है, मैक्सिमम में 75,000 रुपीज़। आपकी अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 11 लाख के अबाउ है तो 75,000 रुपीज़ आपको कोर्ट फी पड़ेगी। ये मुंबई का है? ये मुंबई का है, महाराष्ट्र का है। अच्छा, दूसरे शहरों में अलग उनके हिसाब से होगा? है, वो क्या है, कोर्ट फीस ये स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो दिल्ली में अभी 4% वगैरह है, हाँ, सो दिल्ली में लिटिल बिट हायर है। ओके, मुंबई में कैपिंग है, महाराष्ट्र में कैपिंग है, 75 से ऊपर नहीं होगा। और इसके अलावा जो भी लीगल फीस है एडवोकेट की या कंपनी की हेल्प लेने की, वो अलग होती है इसके अलावा। ग्रेट। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने कवर नहीं करी है बट लोगों को क्वेश्चंस होते हैं आपके पास जब प्रोबेट के लिए आते हैं तो? उनको ये कहना है कि अगर रजिस्टर्ड विल है तो हमें प्रोबेट की जरूरत क्या है? ओह, वेरी गुड क्वेश्चन। यस, बेसिकली क्या है, महाराष्ट्र में एटलीस्ट इन मुंबई हमें प्रोबेट की ज़रूरत है, ये कंपलसरी है। पर बहुत जगहों पे एटलीस्ट आउटसाइड मुंबई या दिल्ली में रजिस्टर्ड विल इज एक्सेप्टेबल। स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं कि आपका रजिस्टर्ड विल है, ऑल द फैमिली मेंबर्स आर गिविंग कंसेंट, सबका सब लोगों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये पहली बात है। तो आप प्रॉपर्टी डायरेक्टली ऑन बेसिस ऑफ रजिस्टर्ड विल ट्रांसफर होता है। हाँ जी। इवन कर्नाटका में होता है, बहुत स्टेट्स में एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, दैट्स अ वंडरफुल पॉइंट। या सो रजिस्टरिंग विल इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट फॉर एवरीबॉडी। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच Manisha ji for sharing this information with us. I'm sure viewers will benefit a lot. इनसे काफ़ी मदद मिलेगी कि कोई प्रोबेट प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहा है इस समय पे, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा, क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सी जगहों पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। एंड एनी टाइम एनी सपोर्ट इज़ नीडेड, WillJini team is there to help you. Thank you so much for watching the video.